हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष और आपका मैं इस ज्ञान गंगा चैनल पे स्वागत करता हूँ। सबसे पहले इतिहास के जो खंड हम पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत, वहाँ पे मैं हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट किया था, या फिर कह सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट किया था। इस सिंधु घाटी सभ्यता में मैं कल आपको बताया था कि हड़प्पा के बारे में डिटेल से, साथ साथ आप देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में डिटेल से, और इन जगह की जो विषमताएं थी, जैसे मैं बता रहा था ऊपरी शहर और निचली शहर, इन सारी चीज़ों को कवर करा रहा था। आज का टॉपिक है वहीं से जुड़ा हुआ है, लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस ज्ञान गंगा चैनल पे अब तक क्या चीज़ें बता दी गई है। देखिए, सबसे पहले मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाया, पूरी 30 वीडियोज़ में होंगे। साथ साथ उसके बाद देखेंगे तो फिजिक्स पढ़ाया, वो भी समाप्त है। पॉलिटी पढ़ाया, वो भी समाप्त कर दिया गया है। और सोर्स जो रखा हूँ मैं पॉलिटी का, वो क्लास 11th का था, और सोर्स जो रखा हूँ मैं फिजिक्स का, वो क्लास 7th, 8, 9, 10 NCERT। इसके अलावा देखेंगे तो केमिस्ट्री का क्लास अभी चल रहा है इवनिंग टाइम में, और हिस्ट्री का क्लास चल रहा है मॉर्निंग टाइम में। लेकिन एक नया खंड जो संडे को चलता है वो है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में एक नेशनल और एक इंटरनेशनल 2 लेक्चर प्रत्येक संडे को दिया जा रहा है, वीकली। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, पूरे सप्ताह भर का करंट अफेयर्स आपका कवर हो रहा है। ठीक, तो मैं जो अभी अब बात कर रहा था सिंधु घाटी सभ्यता में, फिर से एक बार रिमाइंड कराऊं कि सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ रहे थे तो उस सभ्यता की, उस जगह की हम सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, वहाँ की राजनीतिक स्थिति, वहाँ की आर्थिक स्थिति, इन सारे आयामों को जानना चाहते थे। तो जैसा कि मैं बता रहा था अभी कि इसकी सामाजिक आयाम पे मैं बात करना चाहता था, और आपको बताया भी कि इस समाज में 2 तरह की विषमताएं देखने को मिलती है। सबसे पहला चीज बता रहा हूं मैं, सामाजिक विषमता। ठीक है, तो सामाजिक विषमता में निहित है कि एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग होगा। इसी बात को कल भी बताया था, और वहीं से मैं जोड़ते हुए आज आगे लेकर चलूंगा। तो सबसे पहले जो मैं कल आपको बताया, वो बताया था कि ऊपरी शहर जो था उसमें देखेंगे कि दुर्ग बना हुआ था, अर्थात उनके घेराबंदी किया हुआ था, अर्थात उनको सुरक्षा व्यवस्था दिया गया था। उसमें उच्च वर्ग के लोग रहते थे, वहां पे स्नानागार, अन्नागार का निर्माण किया गया था, और सामान्यतः दुर्ग मोहनजोदड़ो के क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिला था। आज जो मैं बताने वाला हूं उसी जगह को मैं जोड़ते हुए आगे निकलूंगा। तो सबसे पहले मैं बताने वाला क्या हूं कि सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। इसका मतलब हड़प्पा के सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, मतलब उसको देखेंगे। हड़प्पा में आपको 3 तरह की सामाजिक विभिन्नता देखने को मिलेगा। उसमें से पहला क्या है कि दुर्ग, ऊपरी शहर और निचली शहर। अब आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे ऊपरी शहर और निचली शहर में सामाजिक विभिन्नता है, क्योंकि आप देखेंगे इनको सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा दिया गया है। यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं, यहाँ उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, यहाँ निम्न वर्ग के लोग रहते हैं। इसका मतलब है कि सामाजिक विभिन्नता हड़प्पा के समय में मौजूद थी। दूसरी बात पे अगर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे समाधान। समाधान का मतलब होता है कि किसी की मृत्यु होने के बाद, किसी की देहांत होने के बाद, किसी की डेथ होने के बाद उसकी शव को किस तरह से दफनाया जाता है। 2 तरह के समाधान आपको मिलेंगे, जिसको एक को मैं कह रहा हूं कि राजकीय समाधान होगा, वहीं पे दूसरे को आप कह सकते हो सामान्य समाधान। तो देखिए, सामान्य का मतलब ऐसे न्यूट्रल, मतलब कोई मर गया उसको डेड बॉडी को दफना दो, दैट्स इट, इतनी। लेकिन इस राजकीय समाधान में अलग ही है कुछ। क्या अलग है वो समझिए। राजकीय समाधान में होता क्या था, देखिए, सबसे पहली बात क्या मैं बोल रहा हूं कि उच्च वर्ग के लोगों के लिए राजकीय समाधान होता था। दूसरी बात, बड़ी मात्रा में धन संपत्ति भी दफनाई जाती थी। क्यों दफनाई जाती थी धन संपत्ति? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि मरने के बाद भी वो लोग यूज करते हैं। ऐसी गलतफहमी उन हड़प्पा वासियों में मौजूद थी। साथ साथ देखेंगे कुछ कब्र में मृद भांड भी मिलेगा। समझ पा रहे हैं? मृद भांड का मतलब होता है दोस्त मिट्टी का बर्तन। मैं कहीं लिखता हुआ, चलो ये इंपॉर्टेंट बात है, मिट्टी की बर्तन को मृद भांड कहते हैं। क्लियर? तो मृद भांड भी मिला है, साथ साथ देखेंगे आभूषण भी मिला है, और महिलाओं का आभूषण भी मिला है, पुरुषों का आभूषण भी मिला है। उस समय आप देखेंगे तो वर्तमान समय से ज्यादा शौकीन लोग थे। महिलाएं अलग अलग तरह से बाल बनाना, अलग अलग कलर की चूड़ियां यूज करना, अलग अलग तरीके से आभूषण पहनना। ठीक है, साथ साथ गर्त की बनावट जो होती थी, जो कब्र की गर्त होती थी, कब्र की गर्त की बनावट देखेंगे तो ईंटों की चिनाई की जाती थी। क्या चिनाई की जाती थी, कैसे की जाती, अभी आपको मैं एकदम फील कराऊंगा। दूसरी बात क्या है, कब्र में शंख तथा जैस्पर उपरत्न
रखे जाते थे, शंख भी और जैस्पर। जैस्पर एक्चुअली एक उपरत्न होता था, वो कब्र में डाल दिया जाता था साथ साथ। अगली बात अगर देखोगे तो तांबे की दर्पण भी दिया जाता था, इसीलिए मैं स्माइली बना रहा हूँ। क्यों ऐसा इनका मान्यता था कि ये दर्पण देखेंगे, निहारेंगे, अपना चेहरा निहारेंगे। समझ पा रहे हो? अब जो मैं बोला आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। जब ये समाधान बना रहे होते थे, मान लीजिए इस जगह पे उनको दफनाना है, तो सबसे पहले उसको जो गर्त होता था, जो बॉटम एरिया होगा, अगर और 3D में महसूस करना चाहते हैं तो देखिए इस तरह से समझिए कि उन्होंने गड्ढा बनाया, क्योंकि इसमें डेड बॉडी का डालना है। तो ये जो बॉटम एरिया होगा उसको क्या करते थे वो लोग, ईंटों से पूरी तरह से इस तरह से बना देते थे। वही बोल रहा है, ईंटों की चिनाई की जाती थी। अब समझ गए? अब क्या होगा, ईंटों की चिनाई करने के बाद डेड बॉडी को इसमें जाहिर सी बात है रखेंगे। मान लीजिए कोई एक बंदा था जिनका देहांत हो गया, तो इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस तरह से देखिए, आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से इनको देंगे। लेकिन एक काम होता था, इनका पैर काट दिया जाता था। ठीक है, पैर काट दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये बाद में चल कर आ जाएगा वापस, इसलिए उसका पैर काट दिया जाता था। ये अंधविश्वास था उस जमाने में, हालांकि वर्तमान में नहीं होएगा। ठीक है, तो इस तरह से पैर काट दिया जाता था। अगली बात क्या बताया कि इसमें कुछ आभूषण डाल दिए जाते थे। मैंने क्या क्या बोला वो आपको बताता चलूं। पहले बात तो कुछ यहाँ पे आभूषण दे देते थे, प्लस आप देखे होंगे कुछ दर्पण, और वो भी किसका, कॉपर का, तांबे का दर्पण दिया जाता था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मृदभांड दे दिया जाता था। ठीक है, मृदभांड के अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो कुछ आभूषण लिख चुका हूँ, आभूषण ना, ठीक है, शंख बोल सकते हो और जैस्पर बोल सकते हो। तो ये सारी चीजें इसके साथ दे दी जाती थी, और बाद में ये हो गया डब्बा बंद। समझ पा रहे हैं? ऐसा इसलिए इनका मान्यता था कि ये बाद में ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं था। ये एक अंधविश्वास था, इसी वजह से शायद मैं समझता हूं कि आप इस चीज को महसूस कर पाएंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगली बात अगर देखेंगे तो शिल्प उत्पादन के विषय में कुछ जानकारी मिलता है। कहां से जानकारी मिलता है? हड़प्पा के क्षेत्र से मिलेगा। तो किस टाइप का शिल्प उत्पादन होता था, अगर कहीं पे उत्पादन होता है तो आप कैसे समझ लोगे कि वहां के शिल्प का उत्पादन हो रहा है? कुछ ना कुछ आपको स्रोत मिलेगा, कुछ ना कुछ साक्ष्य होगा जो आप देख पाओगे या कहीं लिखा हुआ देखोगे। जनरली इतिहास में स्रोत को दो तरह से डिफाइन किया गया है। एक को बोलते हैं आप साहित्यिक स्रोत, दूसरे को बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है कहीं ना कहीं वो चीजें आपको रिटन फॉर्म में मिलेगा। ठीक, बाद में उसका भी डिवीजन किया जाएगा, फिलहाल आपका यहाँ पे नहीं जरूरत है, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन पुरातात्विक स्रोत जो आप देख सकते हो, जैसे मोटा मोटी दो चार चीजों का मैं आपको याद दिलाऊं तो देखिए, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, साथ साथ देखेंगे कुछ आभूषण, कुछ भवन और सिक्के, ठीक है, मनके, बाट, ये सारी जो चीजें होती है उनको आप देखेंगे। मुहर देख सकते हो आप, एक मुहर भी बेस्ट एग्जांपल है। तो ये जो जितनी बातें अभी मैं आपको बताया, ये सारे क्या होंगे, पुरातात्विक स्रोत के साधन है। तो पुरातात्विक यहाँ पे कैसा होगा, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपको कि शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी मिलती है मेरे भाई। तो इस शिल्प उत्पादन के बारे में जानकारी मिलती है, इसका मतलब शिल्प उत्पादन का कुछ स्रोत मिला होगा, और अगर मिला होगा तो किसी की एक जगह पे मिला होगा। अगर किसी एक जगह पे मिला होगा, वो जगह भी जानना है, और कैसे पता चला ये भी जानना है, और क्या मिला ये भी जानना है। तीनों बातों का जवाब अभी दूंगा। देखिए, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी सबसे पहले चन्हुद्रोड़ से मिलता है। चन्हुद्रोड़ का लोकेशन पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में है। अगली बात अगर समझेंगे, यहाँ क्या मिला, पहला मनके। मनके का मतलब क्या होता है, और बाट। मनके और बाट, देखिए बाट का मतलब जैसे अभी देखते होंगे 1 kg सब्जी दे दो भैया, 4 kg चीनी दे दो भैया, तो जिस चीज से वो मेजर करता है उसी को बाट कहते हैं, और कुछ और नहीं होता। ठीक, दूसरी बात क्या बोल रहा हूं कि जो मनके और बाट बनते थे वो कई बार चक्राकार होते थे, बेलनाकार होते थे, गोलाकार होते थे। तो इसकी आकृति से भी सवाल पूछा गया है, इसी वजह से मैं इस चीजों को मेंशन करके आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट की बात करूं तो यहाँ पे कई बार शंख की कटाई की कुछ अवशेष मिले हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मार्कर बना रहा है या कुछ भी आप बना रहे हो, तो कुछ न कुछ तो उसका अवशेष नीचे गिरेगा ना, वही स्रोत होता था इतिहास लिखने का। और यही चीज हम आज पढ़ते हैं कि यहाँ पे ये चीज का अवशेष मिला है। हिस्ट्री अगर फील ना करोगे नहीं याद रहेगा। ठीक, अगली बात, धातु कर्म अर्थात मेटलर्जी। आपको बताया ना कि सबसे पहले यहाँ पे कॉपर प्लस एसेंट मतलब टीन, इसका मतलब ब्रॉन्ज मिला है। तो ब्रॉन्ज बनाना आसान था क्या? नहीं, इसका मतलब यहाँ पे मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग वाले दिमाग लगा रहे होंगे। उस समय भी मेटलर्जी का चलता था, वर्तमान समय में तो है ही इसका बोलबाला। अगली बात देखेंगे, मुहर निर्माण। मुहर निर्माण का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी देखते होंगे कई बार स्टैंप लगाते हैं कि प्रूफ, ठीक है,
आप लोग यूज करते होंगे, कई बार आपके कागज पे बिना मुहर का काम नहीं चलता होगा, तो जो यही मुहर वर्तमान समय में भी चल रहा है और उस समय में भी चलता था। हालांकि अभी का तकनीक अत्यधिक अच्छी होने की वजह से इसका निर्माण अलग अलग तरीके से होने लग गया, लेकिन उस समय कैसा था ये बात आपको समझाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। तो आप समझिए, ये जो तीनों स्रोत मिल रहा है, क्या बोल रहा है कि इन्हीं के अवशेष के आधार पर शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान की गई। अभी तो एक बताया ही चनहुदड़ो में सबसे ज्यादा मिला, कुछ हड़प्पा में भी और कुछ मोहनजोदड़ो में भी देखने को मिला था। अगली बात, विलासितापूर्ण वस्तुएं। तो विलासितापूर्ण वस्तुओं का अगर आप देखना चाहेंगे तो इस तरह से, विलासितापूर्ण वस्तुएं का मतलब क्या होता है, नहीं बोलते हैं बहुत भोग विलास में जिंदगी जी रहा है, इसका मतलब थोड़ा अय्यासी वाली। कौन यूज करेगा विलासितापूर्ण वस्तुएं? आम नागरिक या उच्च वर्ग के लोग, ज्यादातर उच्च वर्ग के लोग। इसका मतलब तीसरा आयाम भी कहता है कि हड़प्पा में विषमता मौजूद थी। इसी बात को अगर मैं कहूं कि हड़प्पा में भी विषमता मौजूद थी, कैसे, तो दो तो बता चुका कि एक ऊपरी शहर निचली शहर, दूसरा पॉइंट समाधान, और तीसरा बता रहा हूं विलासितापूर्ण वस्तुएं। इन तीनों बात को आप समझ लेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि है। इसको मैं कह सकता हूं आर्थिक विषमता। कैसे कह सकता हूं, देखिए, दुर्लभ और महंगी होती थी विलासितापूर्ण वस्तुएं। अगली बात, ये काफी जटिलता से बनती थी, आसानी से नहीं बनता था। एक एग्जांपल मैंने लिया है फ्योन्स का, ठीक है। फ्योन्स क्या होता था, रेत, बालू, रंग और कुछ चिपचिपा पदार्थ के माध्यम से सबको मिला करके और उसे पका दिया जाता था आग में, ठीक। तो रेत, बालू, रंग, चिपचिपे पदार्थ को मिलाकर आग में पका दिया जाता था और उससे जो बनता था इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता था। वो समझ पा रहे हैं, इसको बोलते थे वो लोग क्या, ठीक है, ये होता था फ्योन्स, और काफी महंगी बिकती थी। तो सब तो यूज नहीं कर सकते ना, जाहिर सी बात है उच्च वर्ग के लोग ही यूज करेंगे। इसी वजह से ये काफी ज्यादा एग्जाम में भी हिस्सा बना है क्वेश्चन के रूप में। तो इस तरह से आप इसको दिमाग में रख लेंगे, मैं जानता हूं, ठीक। अगली बात समझिए, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। तो माल से संबंधित यहाँ का मतलब है गुड्स, ठीक है। तो गुड्स कैसे प्राप्त करेंगे दोस्त, कभी भी वर्तमान समय में भी अगर एक जगह से दूसरे जगह माल आ रहा है, जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है उसके लिए। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परिवहन। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तब मैं बोला था इतिहास में ज्योग्राफी का यूज करूंगा, और आज से दिन स्टार्ट करता हूं। जब मैं परिवहन चैप्टर पढ़ाया था उस दिन बोला था कि परिवहन के 3 साधन मुख्य रूप से होते हैं। हालांकि अब तो बहुत है, लेकिन जल मार्ग, स्थल मार्ग, वायु मार्ग, पाइपलाइंस भी हैं हालांकि, ठीक। अब समझिए, उस समय के स्थल मार्ग पर और जल मार्ग पर यूज होता होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि वायु मार्ग का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो स्थल मार्ग में क्या चलता था, बैलगाड़ी। इससे ज्यादा आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो हड़प्पा में, ठीक है। इसका मतलब पहिए का भी आविष्कार हो गया था, और आपको बताया था कल ही कि बैल की मौजूदगी वहां थी किंतु गाय की नहीं। तो बैल है ही और पहिए का आविष्कार हो ही गया, इसका मतलब बैलगाड़ी चलेगा, ठीक। कैसे पता चला आपको कि वहां बैलगाड़ी होता था? मिट्टी का बना हुआ बैलगाड़ी की आकृति की एक छोटी सी खिलौना टाइप का मिला, उससे अंदाजा लगा कि अच्छा परिवहन का साधन था और वहां बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था। इसी वजह से अब बैलगाड़ी कहाँ, पानी में तो नहीं चलेगा, ऊपर तो चलेगा नहीं, इसका मतलब सड़क मार्ग में यूज होता था और बैलगाड़ी का यूज होता था। तो क्या, किसके लिए? सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए। अगली बात बोलता है जल मार्ग। देखिए, जल मार्ग में बोलता है कि सिंधु और इसके उपनदियों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। सिंधु नदी और उसके उपनदियों का प्रयोग किया जाता था, साथ साथ तटीय मार्गों का भी प्रयोग होता था। एक बात, सिंधु और इसके उपनदी का क्या मतलब हुआ दोस्त? अगर मैं ज्योग्राफी अभी तो खैर नहीं पढ़ाया हूं, बट फिर भी देखिए, इस तरह से अगर आप यहां पे देखेंगे तो बहुत सारी इस तरह से नदी आती है, ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर है उसको बोलते हैं सिंधु नदी, उसके नीचे झेलम, उसके नीचे चेनाब, उसके नीचे रावी, उसके नीचे सतलज, ठीक है। और सतलज और रावी के बीच में है ब्यास। चाहोगे कि बताऊं तो? देखिए, सबसे पहले आपको मिलेगा सिंधु, झेलम, चेनाब, या कई जगह चेनाब लिखा रहता है, रावी, सतलज, और यहाँ पे आएगा ब्यास। आपको दोस्त इसी ऑर्डर में याद रखना है ये। हालांकि ज्योग्राफी में जब मैं पढ़ाऊंगा नदी बिल्कुल आसानी तरीके से सारी बात याद करा दूंगा, तो उसका तो तनाव लेना नहीं है, बट फिर भी इनको दिमाग में रखना है। देखिए, इसी सिंधु नदी के साथ एक बड़ी स्थल जुड़ा हुआ है, उसका नाम मोहनजोदड़ो है ना। लेकिन रावी नदी के तट पे कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि कल मैं आपको बताया था, ठीक। ये इंपॉर्टेंट बात है और आपको बताना पड़ेगा। जो वीडियोस देखते हो कुछ नहीं जाता दोस्त, आप अगर कमेंट्स करेंगे तो मुझे थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिलता है कि हाँ आप लोग देखते हो और सीरियसली होके देखते हो। तो जरूर आप कमेंट्स करेंगे कि रावी नदी के तट पर कौन सी
सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये आपका होमवर्क है। ठीक, तो उपनदी कौन कौन है आपको समझा दिया। तटीय मार्ग के भी प्रयोग होता था। तटीय मार्ग प्रयोग होने का क्या मतलब हुआ, कोस्टल एरिया का यूज होना। और कोस्टल एरिया का यूज क्या करते थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था क्या, बिल्कुल होता था। हमारा व्यापार उस समय मेसोपोटामिया के साथ होता था, और आपको याद होगा मेसोपोटामिया भी उस समय एक बड़ी सभ्यता के रूप में जानी जाती थी। हर एक सभ्यता किसी न किसी नदी तट पर ही अवस्थित है। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो दजला और फरात दो नदियों के मध्य अवस्थित है। ठीक है, हालांकि जब मैं उसका जिक्र करूंगा तो मैं बताता चलूंगा कि कौन कौन सी नदी है। फिलहाल याद रखिएगा दजला और फरात दो नदी है। अब अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है तो ये कैसे पता चल गया, क्योंकि हमारा मुहर, हमारा कॉपर का जो मटेरियल होता था वो मेसोपोटामिया में मिलता है और मेसोपोटामिया का हमारे यहाँ मिलता है। इससे साबित हुआ व्यापार होता था। क्लियर है ये बात। तो अगली बात देखिए, आप यहाँ पे समझ पाए, इसको और डिटेल से नीचे बताऊंगा। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाले माल, इसका मतलब क्या है। उपमहाद्वीप का मतलब देखिए, भारत के अलावा एक्चुअली भारत को एक भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये सी बात है कि बहुत सारे देश जुड़े हुए होंगे। ये बोल रहे हैं कि उपमहाद्वीप तथा उसके आगे, इसका मतलब उससे भी आगे तक हमारा व्यापार होता था, और ये इशारा मेसोपोटामिया की तरफ है। लेकर चलता हूँ और आपको महसूस कराता हूँ। शंख, नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर कहाँ है, गुजरात में। बालाकोट कहाँ है, पाकिस्तान में। इन दोनों जगह से शंख का निर्यात किया जाता था। नीले पत्थर, नीले पत्थर कहाँ मिलेगा, सोतुरगही अफगानिस्तान से। ठीक है, सोतुरगही अफगानिस्तान में मिलेगा। कल आपको एक बात बताया था कि सोतुरगही में सिंचाई का साधन मिलता था, तो आप याद रखिएगा। कार्निलियन ये लोथल में मिलता है और ये गुजरात का क्षेत्र है। ठीक है, साथ साथ सेलखड़ी देखेंगे। सेलखड़ी राजस्थान में मिलता है। सेलखड़ी एक्चुअली मुलायम पत्थर होता था। ठीक है, तो मुहर वुहर निर्माण करने के लिए इसका यूज करते थे। ठीक, अगली बात धातु। धातु में भी तांबा। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आया है तो यही आया कि धातु जो कॉपर है वो कहाँ मिलता था, खेतड़ी, राजस्थान। वर्तमान में भी खेतड़ी कॉपर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ज्योग्राफी पढ़ाते समय जरूर इसका नाम फिर से लूंगा मैं। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क का मतलब हुआ तांबे का आयात होता था अरब प्रायद्वीप से, और अरब प्रायद्वीप वो अभी मैं मैप में आपको जरूर दिखाऊंगा, यह है ओमान में। ठीक, हड़प्पाई मर्तबान भी यहाँ यूज होता था। हड़प्पाई मर्तबान क्या होता था, देखिए, एक मिट्टी का बर्तन होता था जिसके ऊपर काले रंग की मोटी परत चढ़ाई जाती थी। इससे क्यों ऐसा किया जाता था, ताकि अगर कोई तरल पदार्थ आप रखेंगे तो उसका रिसाव ना हो सके। फिर से एक बार आपको कहता हूँ, इस तरह से जो आपका मटका होता है घरों में देखते होंगे, तो क्या होता था कि इसके ऊपर एक अगर मोटी परत चढ़ा दी जाएगी तो कुछ भी अगर आप रखेंगे, इसमें कोई भी तरल पदार्थ लिक्विड रखेंगे तो वो रिसाव नहीं होगा, क्योंकि उस समय तो स्टेनलेस स्टील का बर्तन तो आता नहीं था। आप समझ पा रहे हैं ना, तो इसलिए ऐसा किया जाता था। साथ साथ सुदूर क्षेत्रों से संपर्क में एक और बात बताऊं कि दिलमुन, ये नाम आपको याद रखना चाहिए। दिलमुन से भी कुछ वस्तुएं मिली हैं जो भारतीय क्षेत्र में मिलेगा। ठीक, मेसोपोटामिया से भी व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। क्या चीज मिला है ऐसा, मुहर मिला, और कॉपर और निकल के भी साक्ष्य मिले हैं, अंश मिले हैं, जो कि हमारे देश में है, और वो मेसोपोटामिया के क्षेत्र में था, और भारत वाला मेसोपोटामिया के क्षेत्र में, मेसोपोटामिया वाला भारत के क्षेत्र में। इससे साबित होता है कि सुदूर क्षेत्रों से भी हड़प्पा सभ्यता में संपर्क था। इसका मतलब उस समय का व्यापारिक स्थिति ठीक ठाक होता था। तो अब मैं जो आपको हड़प्पा के बारे में बता रहा था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता रहा था, थोड़ा सा मैप से आप समझिए। ये जो भारत का क्षेत्र है आप देख पा रहे हैं, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी और पश्चिमी भारत। क्लियर है। तो मैं क्या कहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में था। कल मैं आपको विस्तार से इसका पूरा क्षेत्र बताया ही था। तो देखिए, इस जगह हड़प्पा सभ्यता थी, इस जगह पे। क्लियर। और यहां से हमारा व्यापार होता था इस रास्ते से। तो आपको बीच में मिलेगा ओमान, और ओमान से ये पूरा अरब प्रायद्वीप है। समझ पा रहे हैं मैं किसको बता रहा हूं, इस अरब प्रायद्वीप को इस भारत से जोड़ के देखिए, यहाँ पे व्यापार होता था। यही अगर आप जाएंगे तो यही मिलेगा दिलमुन, और थोड़ा आगे जाएंगे ईरान के क्षेत्र में तो मिलेगा आपको मेसोपोटामिया। ठीक, अब यहाँ मेसोपोटामिया और इधर हड़प्पा, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता के बीच में व्यापारिक संबंध देखने को मिली है, और ये हमारे ऐतिहासिक स्रोत में लिखा हुआ भी है। ठीक है, आप इस चीज को शायद समझ पा रहे होंगे। अब इसी को मैं दिखाना चाहता था मैप में। अब आइए मेरे साथ वापस। नेक्स्ट देखिए, मुहर, लिपि और बाट, तीनों को डिटेल से मैं बताऊंगा
क्या क्या है ये चीज़। सबसे पहले बात है मुहर का। मुहर को आप स्टाम्प भी कह लेते हो। तो मुहर देखिए, लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त अगर किसी लंबी दूरी का व्यापार करना है आपको, तो क्या आप हमेशा जाओगे या हमेशा दूध भेजते रहोगे, या आप एक स्टाम्प लगा के भेज दोगे और बोलेगे ये प्रमाणिक है। तो इसीलिए बोलता है कि लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने हेतु। दूसरी बात, विश्वसनीयता का यह प्रतीक माना जाता था। तो रोपड़ में मुद्रांकन मिलता है। मुद्रांकन मतलब इसका जो यूज होता था, जिस तरह से स्टाम्प लगाया जाता था, उसका कुछ अवशेष देखने को मिला है पंजाब के रोपड़ के क्षेत्र में। अगली बात समझिए, लिपि। लिपि कैसा है यहाँ पे होता था? चित्रात्मक लिपि होता। अच्छा, लिपि है क्या? जैसे आप लोग सुने होंगे दो लिपि, देवनागरी लिपि और रोमन लिपि। देवनागरी हिंदी के लिए होता है, रोमन इंग्लिश के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिपि है, लिपि यहाँ पे है, लेकिन दोस्त चित्रात्मक लिपि है, और उस चित्रात्मक लिपि को आज तक किसी ने नहीं समझ पाया, इसीलिए चित्रात्मक लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई। अगली बात है, ये किस तरह से लिखा जाता था? तो दाईं से बाईं लिखा था, राइट से लेफ्ट लिखा जाता था। क्लियर है ये? हम लोग अभी कैसे लिखते हैं कि अगर आपका कॉपी का ये पेज होता है तो जनरली लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं ना, इसका मतलब ये जो फैशन है इसका बिल्कुल उल्टा है, ठीक। तो राइट से लेफ्ट। अगली बात, कुछ वस्तुओं पर लिखावट मिला है, जैसे मुहरों पर लिखा हुआ कुछ मिला है, तांबे के औजारों पर लिखा है, आभूषणों पर लिखा है और मृद भांडों पर लिखा है। इसका मतलब लिपि अगर थी नहीं तो लिखा गया कैसे? इसका मतलब लिपि थी हड़प्पा में। थोड़ा चित्रात्मक था, लोगों को समझ नहीं आया और आज तक नहीं आया। दुख की बात यही है। अगली बात देखेंगे बाट के बारे में। बाट का मतलब बता चुका। सबसे पहले व्यापार। अब देखिए, आपको बता ही रहा था कि अगर दुकान में जाओगे तो बोलते 1 केजी या 2 केजी या 3 केजी। ये जो केजी है यही है बाट। तो व्यापार हेतु यूज होता था, क्लियर समझ में आएगा। दूसरी बात, चट नामक पत्थर से बनाया जाता था, ये एकदम दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। चट नामक पत्थर से बाट बनाया जाता था, घनाकार आकृति की होती थी। घनाकार आकृति का मतलब समझते हैं आप? एक वर्ग बना लीजिए, एक और वर्ग बना लीजिए इसी साइज का, और इस तरह से इसको घन बना लीजिए। इस तरह का आपको पत्थर देखने को मिलेगा, मतलब बाट देखने को मिलेगा। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट बात बोल रहा है, दशमलव प्रणाली अनुसरण होते थे। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई कैलकुलेटिव चीज करना चाहते हो तो दशमलव प्रणाली का ज्ञान होना जरूरी है। और यहाँ पे बोल रहा है कि धातु की तराजू का भी साक्ष्य मिला है। जैसे तराजू मिला, लोग समझ गए अच्छा यूज होता था, और बाट मिला, इसका मतलब समझ गए कि यूज होता था। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम यूज हो रहा था वो है द्विधारी अंक। किस तरह से चलता था? 1 2 4 8 इस तरह से, डबल सीधा, समझ पा रहे हैं? 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से अगला 32, 32 से 64, इस सीक्वेंस में चल रहा था। तो ठीक है, अब देखिए इसका तीसरी पार्ट आएगी और अंतिम पार्ट होगी, उसके बाद हड़प्पा समाप्त हो जाएगा मेरे तरफ से, फिर हम दूसरे चैप्टर में जंप करेंगे, ठीक है। फिर भी अगर किसी को थोड़ा भी संदेह हो, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो, तो प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, सुधार किया जाएगा। जिनका भी कमेंट आता है मैं खुद देखता हूं और उस पर एक्शन लेता हूं, ठीक है। और जिनकी भी समस्याएं हैं उस पर समाधान करने की पूरी कोशिश जरूर होती है। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि देखिए, बहुत सारी जो इतिहास में चीज़ें होती है वो डायग्राम होता है। डायग्राम आपको अगर दिखेगा तो आप ज़्यादा देर तक दिमाग में रख पाएंगे, ज़्यादा चीज़ों को विजुअलाइज कर पाएंगे। ये बात सत्य है। इतिहास इतनी आसान भी नहीं है कि आप हमेशा हर चीज़ को अपने दिमाग पे स्टोर कर पाओ। अगर कुछ ज्योग्राफी के माध्यम से, कुछ पॉलिटी के माध्यम से, कुछ अलग तरीका के माध्यम से अगर आप पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेगा। ऐसे में मैं एक नया चीज़ इनिशिएट करना चाहता हूँ कि टेलीग्राम एक ग्रुप बना दूंगा, उसमें इससे रिलेटेड जितने डायग्राम है जो आपको अनिवार्यतः देखना चाहिए वो आपको वहां पे दे दिया जाएगा। साथ साथ मेरी कोशिश होगी कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ भी दे दूं। पीडीएफ का मतलब जो सोर्स में एनसीईआरटी यूज कर रहा हूं तो एनसीईआरटी का वो चैप्टर दे दूं, ताकि आप लोग कम से कम एक बार उसके थ्रू गो थ्रू हो जाए, मतलब एक बार देख ले पलट के कि कैसा डायग्राम है, क्या क्या बातें चल रही है, तो आपके दिमाग में शायद वो ज्यादा देर तक सेट रहेगा। फिर भी मेरी पूरी कोशिश है, अगर आप कभी बुक पलटोगे, वैसे मैं आपको कहता हूं एक बार जरूर जाइए और देखिए इस तरह किस तरह से मैं पढ़ाता हूं और किस तरह से बुक में लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा और अगर आप बुक खोलिएगा आपको बहुत अच्छा फीलिंग होएगा, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे हमारा बहुत ज़्यादा मेहनत है। इसीलिए मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मेरे अंदर जितनी भी ज्ञान है आपके चरणों में न्यौछावर करना चाहता हूं, समाज के हर एक व्यक्ति को देना चाहता हूं। यही मेरी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय साबित होगा और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे, जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।